नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शार्प एजुकेटर में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी IBPS सेल्फ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और IBPS सिलेक्शन जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी प्रिपरेशन 2014 में स्टार्ट की थी। ऑलमोस्ट दिसंबर हो गए थे तब मैंने स्टार्ट की थी। पहला एग्ज़ाम जिसमें मैं अपीयर हुई थी वो था SBI PO प्री का 2015 में। 2015 में IBPS ने प्री मेंस वाला कंसेप्ट ला दिया था कि आपको प्री में अपीयर होना होगा, मेंस में अपीयर होना होगा। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जब मैं SBI PO का एग्ज़ाम देने गई। ऐसा नहीं था कि मुझे वहाँ पे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे थे या मुझसे बिल्कुल नहीं बन रहा था। अच्छा, आप समझ सकते हैं जिसने अभी अभी प्रिपरेशन ठीक से स्टार्ट भी ना की हो उसको आप SBI PO का एग्ज़ाम देने भेजेंगे तो उसकी क्या हालत होगी। एग्ज़ाम दिया मैंने। वहाँ पे मुझे ये समझ आया कि मुझे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, मुझे क्वेश्चंस बन भी रहे हैं, लेकिन मुझे हर क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन पता है। मुझे क्वेश्चन को ट्रेडिशनल तरीके से करना आता है क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग में कैंपस की प्रिपरेशन की थी तो मुझे एप्टीट्यूड आता था। अब वहाँ पे दिक्कत ये थी कि आपको स्पीड मेंटेन करना है। स्पीड तो मेंटेन हो नहीं रही थी, पहला एग्ज़ाम था। मुझे ये समझ आ गया कि बैंकिंग में स्पीड और एक्यूरेसी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। आपको स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है। वहाँ से मुझे ये की पॉइंट समझ आ गया कि आपको स्पीड को लेके चलना है एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए। 2015 से मैंने सीरियसली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। SBI PO प्री के बाद मैं IBPS PO प्री देने गई। वहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ सेक्शनल कट ऑफ से रुक गया था मेरा। IBPS क्लर्क प्री, RRB PO प्री और RRB क्लर्क प्री, ये तीनों एग्ज़ाम्स मेरे क्लियर हो गए 15 में ही। कुछ 4-5 महीने की प्रिपरेशन में मेरी स्पीड मेंटेन हो गई, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स मैंने डेवलप कर लिए और मेरी एक्यूरेसी भी अच्छी हो गई थी। अब बात करते हैं एप्टीट्यूड की। मैं सेक्शन वाइज बात करूंगी कि एप्टीट्यूड की, रीजनिंग की आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। एप्टीट्यूड में बेसिक्स के लिए मैंने RS अग्रवाल रेफर की थी। RS अग्रवाल पढ़ के मुझे ये समझ आया इस तरह के तो कोई भी क्वेश्चन बैंक में नहीं आते हैं, वो तो बहुत ही बेसिक है, तो कुछ ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। फिर मैंने अरुण शर्मा की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की कैट की बुक आती है, वो मैंने पढ़ना शुरू किया। उससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि हाँ, मैं सॉल्व कर सकती हूँ क्वेश्चंस को। देखिए, अभी तक ऐसा था कि मैं सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस बहुत ईजिली सॉल्व कर लेती थी, प्री में भी मेंस में भी। प्रॉब्लम कहाँ आती थी, कई बार मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाती थी टाइम कम होने की वजह से, और अगर मैं अटेम्प्ट करती थी तो मुझसे सॉल्व नहीं होते थे। DI में अगर इजी क्वेश्चन है तो सॉल्व कर लेती थी, अगर मेंस लेवल के क्वेश्चन है तो मुझसे सॉल्व नहीं होते थे, टू बी वेरी फ्रैंक। अब मैंने पढ़ा पहले RS अग्रवाल बेसिक्स के लिए, फिर मैंने पढ़ा एप्टीट्यूड कैट के लिए अरुण शर्मा की बुक से। मैंने थोड़ा थोड़ा टायरा भी, क्विकर मैथ्स की जो आती है वो भी रेफ़र किया। अब DI के लिए मैंने कुंदन की बुक रेफ़र की और इसके बाद मैंने ऑनलाइन प्रैक्टिस करना शुरू किया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने शुरू किए। तो मेरे में थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगा कि हाँ, इस सेक्शन में मैं कर सकती हूँ। DI मैं डेली बेसिस पे करती थी क्योंकि DI, अब आपको पता है SBI में सिर्फ DI आता है, आपको वहाँ पे मिसलेनियस क्वेश्चंस बहुत कम देखने मिलेंगे। पहले तो फिर भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस देखने मिल जाते हैं, अब तो वो भी नहीं मिलते। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप DI रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करें। रेगुलर बेसिस पे भी ये नहीं कि आप बहुत इजी DI सॉल्व कर ले। SBI का लेवल आपको पता है, आपको टफ लेवल के DI सॉल्व करने होंगे, कहीं ना कहीं कैट लेवल के आपको DI के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो बात हुई एप्टीट्यूड की। 2016 में जब मैं 15 के प्री मेरे जो निकले थे RRB के, IBPS क्लर्क के और RRB PO क्लर्क दोनों के, इसके मेंस हुए जनवरी 2016 में। मेंस में मैं फेल हो गई एज यूजुअल, अभी तक फेल ही तो हो रही थी, मेंस में फेल हो गई।
मुझे वहाँ पे एक और चीज़ समझ आ गई कि करंट अफेयर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। करंट अफेयर्स मतलब कि आपको 4-5 दिन पहले तक का पढ़ के जाना है। ये नहीं होता कि आप 15 दिन पहले तक का पढ़ना छोड़ दें। मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, मुझे पता है 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन पहले तक के करंट अफेयर्स मुझे एग्ज़ाम्स में देखने को मिले हैं। मेंस में मैं फेल हुई, लेकिन मेंस में मेरे जो सेक्शनल कट ऑफ थे वो नहीं निकले। ओवरऑल कट ऑफ मैंने क्लियर कर लिया था, सेक्शनल कट ऑफ मेरा रुक गया था 0.75 से, किसी का 0.25 से, मैक्सिमम 1 मार्क्स से मैं फेल होने लग गई थी। अब इस स्टेज पे मैं आ गई थी 2016 तक कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर से फेल होती थी। तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया था कि यार 1 नंबर तो कवर कर सकते हैं, लेकिन 2-3 बार लगातार इतने कम नंबर से फेल होना तो थोड़ा लगता है कि यार फेल हो गए। अब रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग मैंने MK पांडे से पढ़ी थी। रीजनिंग के केस में मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊं, सिलोलिज्म मुझे बनता था। इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन अगर आप एक बार सीख जाए, बेसिक सीख जाए, क्वेश्चन सॉल्व कर ले, तो इनइक्वालिटीज़ आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। रीजनिंग में जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो पजल्स का होता है, ठीक है। मेंस के एग्जाम में आपको पजल्स ही पजल्स मिलते हैं और कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है आपको। अगर आप सिर्फ पजल बना के आ जाएंगे ना रीजनिंग में, आप पास हो जाएंगे मेंस के एग्जाम में। लेकिन वो पजल इस लेवल के होते हैं कि वो नहीं बनते। आप बहुत टाइम भी देंगे तो चीज़ें नहीं समझ आती है उस पर। इतने प्रिपरेशन के बाद भी मुझे पजल्स नहीं समझ आते थे मेंस लेवल के। मैंने ऑनलाइन प्रैक्टिस की, मैंने पजल्स की 2-3 बुक्स ऐसे ही सॉल्व की। एक मैंने सॉल्व की थी मैजिकल बुक ऑन पजल के कुंदन की, वो भी बहुत बेसिक्स है। मेंस में इस तरह के क्वेश्चन तो कहीं से कहीं तक नहीं आते, इवन प्री में नहीं आते थे उस तरह के क्वेश्चन। फिर मैंने ऑनलाइन रेफर करना शुरू किया। ऑनलाइन में प्रीवियस 10 ईयर 15 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करती थी, तो उससे मुझे हेल्प मिलने लग गई। बहुत सी वेबसाइट्स मैंने रेफ़र की। अब मैं डेली बेसिस पे पजल सॉल्व करने लगी, ठीक है। एप्टीट्यूड के केस में मैं डेली बेसिस पे DI सॉल्व करने लगी, और रीजनिंग में मुझे समझ आ गया बाकी कंसेप्ट तो आपने एक बार बना लिए तो ठीक है, लेकिन पजल के केस में आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस चाहिए। 2017 में MP स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक का नोटिफिकेशन आया IBPS के थ्रू। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि यार अब अभी तक तो एक नंबर से फेल हो रहे थे, अब शायद पास हो जाएंगे। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और बेहतर तरीके से स्टार्ट की। अभी तक मैंने बहुत सी गलतियाँ की थी, मैं बुक्स पढ़ती थी तो मुझे, लेकिन अभी तक मुझे अब ये समझ आ गया था कि आपको ऑनलाइन भी रेफ़र करना है। पजल्स आपको ऑनलाइन मिलेंगे, जो एग्ज़ाम का लेवल है उस लेवल के DI आपको ऑनलाइन मिलेंगे। तो मैं उस हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुकी थी। 2017 में मैंने प्री दिया। मुझे मतलब कंफर्म था कि मेरा प्री निकल जाएगा, क्योंकि अभी तक प्री तो सारे निकलने लग गए थे SBI का छोड़ के। फिर मेंस का एग्ज़ाम भी दिया मैंने, तो वहाँ भी मुझे था कि मेंस का भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2017 में उस एग्ज़ाम पे स्टे लग गया। मेंस का एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद कुछ रीज़न्स की वजह से स्टे लग गया। अब थोड़ा डिप्रेशन होता है, थोड़ा डीमोटिवेशन होता है कि यार इतने साल प्रिपरेशन की। अब अभी तक क्या हो रहा था कि बहुत से लोग आ जाते हैं आपको बोलने के लिए कि इतने साल प्रिपेयर किया, बैंक के लिए किया, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, तो डीमोटिवेशन होता है। नवंबर 2017 में मैंने एक प्राइवेट फर्म में जॉब स्टार्ट कर दी, और 2019 तक, फरवरी 2019 तक मैंने वहाँ जॉब कंटिन्यू की। और यहाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। 2017 में जो मैंने जॉब स्टार्ट की थी, उस वक्त मैंने अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़ी थी। मैं कंटिन्यूसली प्रिपेयर करती रही। जॉब से आने के बाद 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना टाइम मुझे मिलता था मैं प्रिपेयर करती थी। वीकेंड्स पे, हॉलीडेज़ पे मुझे ज़्यादा समय मिलता था, तो मैं उस समय पजल सॉल्व करती थी, DI के क्वेश्चन सॉल्व करती थी। लेकिन कंटिन्यूसली मैंने प्रैक्टिस की है, मैंने कभी भी अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़ी। फरवरी 2019 में मुझे मेल आया और मेरा MP स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक में एज अ क्लर्क सिलेक्शन हो चुका था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। मैंने इमीडिएटली वहाँ से रिज़ाइन किया और मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गई, तुरंत इमीडिएट ज्वाइनिंग हुई। पहले तो ट्रेनिंग हुई, मैंने ट्रेनिंग कंटिन्यू की अपनी, 15 डेज़ की मेरी ट्रेनिंग थी। उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग आई। ज्वाइनिंग मेरी रूरल एरिया में आई, उस वजह से मुझे वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ा।
फिर मुझे ये भी समझ आ गया था कि मेरा झुकाव कहीं ना कहीं टीचिंग की तरफ ज़्यादा है, मैं अच्छा पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ में बहुत से फेलियर्स भी देखे। सक्सेस तो इतनी जल्दी मिला नहीं, फेलियर्स मैंने बहुत देखे और मुझे ये समझ आ गया था कौन सी गलती नहीं करनी है। मुझे लगा कि मैं अच्छा पढ़ा सकती हूँ। वहाँ से मैंने अपनी बैंकिंग की सर्विस को रिज़ाइन किया और मैं टीचिंग की तरफ बढ़ने लगी। अब बात करते हैं जीके की। जीके में आप एक जगह से पढ़ के सारे क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर सकते। आपको 3-4 बुक्स नहीं, आई वुड से 3-4 वेबसाइट्स आपको रेफ़र करनी पड़ेगी, या तो आप द हिंदू डेली बेसिस पे पढ़ें। मैं द हिंदू डेली बेसिस पे नहीं पढ़ती थी। मुझे किसी ने बता दिया था कि बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल की एक मैगजीन आती है मंथली, तो मैंने वो ख़रीद के पढ़ना शुरू कर दिया। उससे मुझे बहुत हेल्प नहीं मिली एग्ज़ाम्स में। उससे मैं सारे क्वेश्चंस जीके के नहीं सॉल्व कर पाती थी। कुछ तो आपको बनते हैं, कुछ नहीं बनते थे। मुझे 50% भी नहीं बनते थे उस मैगज़ीन को पढ़ने के बाद। मैंने डेली बेसिस पे फिर करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू किया। अड्डा 247 पे कुछ सर पढ़ाते थे उस समय पे, तो मैंने उनके करंट अफेयर्स डेली पढ़ना शुरू किया और मैं उसके नोट्स बनाने लग गई। उसके अलावा मैं करंट अफेयर्स के लिए अफेयर्स क्लाउड को भी रेफ़र करती थी। अड्डा 247 का करंट अफेयर्स और अफेयर्स क्लाउड के करंट अफेयर्स का मैं मिक्स एंड मैच कर करके नोट्स बनाती थी। इससे मुझे बहुत हेल्प मिली, क्योंकि जो कुछ सर पढ़ाते थे वो द हिंदू पेपर लेके बैठते थे और उससे पढ़ाते थे, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। अब मंथली बेसिस पे स्टडी IQ वाले क्वेश्चंस बनाते हैं, क्वेश्चन बैंक बनाते हैं। मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगी, वो भी मुझे बहुत हेल्प मिला। उससे मुझे क्वेश्चंस बनने लग गए थे जीके के। अब एग्ज़ाम्स के वक्त क्या होता है, बहुत सी वेबसाइट्स कैप्सूल जनरेट करती हैं। अगर आप सिर्फ कैप्सूल के भरोसे जा रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प नहीं मिलेगी, कुछ क्वेश्चंस ही आपको बनेंगे। फिर मैंने कैप्सूल्स फिर भी मैं पढ़ती थी। अब उस समय तक 2015-16 तक स्टैटिक जीके बहुत ट्रेंड में आ गया था। ठीक है, SBI क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था मेरा, मुझे ध्यान है, उसमें खूब स्टैटिक जीके पूछा था। अब अपन तो करंट अफेयर्स पढ़ के जाते थे, स्टैटिक जीके तो पढ़ते ही नहीं थे। फिर मुझे समझ आया स्टैटिक जीके भी पढ़ना होता है। मैंने स्टैटिक जीके के लिए भी 2-3 वेबसाइट्स रेफ़र की, अफेयर्स क्लाउड रेफ़र किया और अड्डा 247 भी मैंने रेफ़र किया, और वहाँ से मैंने स्टैटिक एक बार में अपना तैयार कर लिया था। फाइनेंशियल और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी मैंने कुछ सर के वीडियोस देखे थे, अड्डा 247 पे उस वक्त वो पढ़ाते थे, वो मुझे बहुत हेल्प किया। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस दोनों के कंसेप्ट मेरे अच्छे खासे डेवलप हो गए थे। तो ये तो बात हुई रीजनिंग की, जीके की और एप्टीट्यूड की। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश के केस में क्योंकि मैं CBSE बैकग्राउंड से थे तो मुझे बहुत एफर्ट्स नहीं करने पड़े। शुरू में तो मैं इंग्लिश पढ़ती भी नहीं थी, क्योंकि मेरी रीडिंग की अच्छी खासी हैबिट थी, तो मुझे बहुत हेल्प मिली कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने में। मैंने फिर भी मुझे लगा कि मैं अच्छा स्कोर कर सकती हूँ इंग्लिश में, मैं थोड़े एफर्ट्स कर लेती हूँ। इंग्लिश के लिए मैंने रेन एंड मार्टिन पढ़ी। बेसिक्स पहले से ही मेरे अच्छे थे, लेकिन मैंने रेन एंड मार्टिन पढ़ी तो मुझे बहुत सी नई चीज़ें समझ आई, और उसके बाद मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया सीधे। मैं टेस्ट सीरीज़ मैंने ली थी ऑलिव बोर्ड की। ऑलिव बोर्ड का टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छा है, एक अच्छा खासा क्वेश्चंस का लेवल है ऑलिव बोर्ड का। अगर आप ऑलिव बोर्ड के टेस्ट सीरीज़ में अच्छा कर रहे हैं तो आप एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली अच्छा करेंगे। इंग्लिश में मुझे बहुत एफर्ट्स नहीं करने पड़े, मैंने आपको बोला सिर्फ रेन एंड मार्टिन पढ़ी और मैं टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करती थी। उसके अलावा ऑलिव बोर्ड की टेस्ट सीरीज़ के अलावा मैं अफेयर्स क्लाउड के सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ भी करती थी। मैं सेक्शनल जो होता है ना, एप्टी के अलग क्वेश्चंस करना, टॉपिक वाइज टेस्ट देना, सेक्शन वाइज टेस्ट देना, इस तरह से अब मैं टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देती थी, क्योंकि अभी तक मैंने कंसेप्ट वगैरह थोड़े बहुत डेवलप कर लिए थे। अच्छा, इसके अलावा जब एग्ज़ाम का टाइम होता था ना, अगर मेरा फर्स्ट डे एग्ज़ाम है और फर्स्ट शिफ्ट में है तब तो कुछ कर नहीं सकते थे, चले जाते थे एग्ज़ाम देने। लेकिन अगर मेरा फर्स्ट डे सेकंड शिफ्ट में भी एग्ज़ाम है तो मैं एग्ज़ाम एनालिसिस जो बहुत सी वेबसाइट्स कराती हैं वो मैं ज़रूर देख के जाती थी।
एग्जाम एनालिसिस आपको बहुत हेल्प करता है। आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो कि हाँ 5 क्वेश्चन मुझे सिंप्लीफिकेशन के मिलेंगे, 5 क्वेश्चन मुझे डीआई के मिलेंगे, ऐसे ऐसे करके आप प्रिपेयर हो जाते हो। तो एग्जाम्स में आप उन क्वेश्चंस को ढूंढना शुरू करते हो कि हाँ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कहाँ हैं, डीआई के क्वेश्चन कहाँ हैं, तो वो आपको हेल्प करता है। अगर मेरा सेकेंड डे एग्जाम होता था, लेट सपोज कोई भी प्री या मेंस का एग्जाम मेरा सेकेंड डे फंसा है, तो मैं क्या करती थी, फ्री मॉक टेस्ट फर्स्ट डे बहुत सी वेबसाइट्स डाल देती है, ठीक है, बहुत सी वेबसाइट्स डाल देती है, मैं वो फ्री मॉक टेस्ट दे करके जाती थी एग्ज़ाम देने। तो ये आखिरी का एक दिन जो है एग्ज़ाम एनालिसिस देखना, फ्री मॉक टेस्ट देना, ये भी आपको एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करता है। तब तक आप मेंटली प्रिपेयर हो चुके होते हो कि हाँ, रिलैक्स भी हो चुके होते हो, हाँ कि सिलोलिज्म के क्वेश्चन आ रहे हैं, इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन आ रहे हैं, प्री में 2 पजल आ रहे हैं, 4 पजल आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं आपको पता होता था। और उस वक्त पैटर्न चेंज नहीं होता था। अगर आपको फर्स्ट शिफ्ट में पता है ना 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के हैं, मतलब सेकंड शिफ्ट में भी आपको 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के डेफिनेटली मिलेंगे। अब तो खैर पैटर्न भी चेंज हो जाता है शिफ्ट वाइज। तो ये मेरी थी प्रिपरेशन और सिलेक्शन जर्नी। मैं बहुत से फेलियर से भी गुजरी। मुझे ये पता चल गया था कि क्या नहीं करना है, ये मुझे हर बार पता चल रहा था। मैं जितने एग्ज़ाम्स देने जाती थी फेल हो जाती थी, और अगर प्री निकल भी जाता था तो ये पता चल जाता था कि मेहनत कहाँ करनी है। पजल्स में मेहनत करनी है, एसबीआई में आपको पता है डीआई आता है, डीआई में मेहनत करनी है, जीके में आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। अगर आप 3-4 सोर्सेज से जीके पढ़ लोगे, अगर आप हिंदू पढ़ लोगे, द हिंदू रोज पढ़ लोगे, तो आप जीके में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। तो यहाँ अब मुझे सब कुछ समझ आ गया था कि क्या क्या गलती मैंने की और क्या नहीं करनी चाहिए। अपने इस चैनल में शार्प एजुकेटर में मैं कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए उसके बारे में भी ट्रिक्स और टिप्स शेयर करती रहूँगी, और आप कैसे कम समय में सेलेक्ट हो जाए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज से लेके, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको किसी भी सेक्शन में डाउट हो, लाइक एप्टीट्यूड में, रीजनिंग में, किसी से भी रिलेटेड आपको बुक लिस्ट जानना हो या कुछ भी पता करना हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।